नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस व्याख्यान में आज का विषय है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों के अध्ययन करने वाले शास्त्र को एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अभिलेख होते क्या हैं, इनका उद्भव कब हुआ, इनसे जुड़ा हुआ कई अन्य विषय है, जैसे कि भारत में लेखन की शुरुआत कब हुई, अभिलेखों से किस किस्म की जानकारियां मिलती हैं, अभिलेख कितने तरह के होते हैं, उनमें किन किन भाषाओं का उपयोग हुआ है, और अंत में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले भूमि अनुदान अभिलेखों की हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिलेख किसी भी ऐसे वस्तु को कहा जा सकता है जो कि पत्थर या लकड़ी या तांबा या मिट्टी के पकी हुई मिट्टी के टुकड़े पर लिखा हुआ, इस तरह की किसी भी मटेरियल सरफेस पर लिखा हुआ कोई आलेख यदि हमें इतिहास से प्राप्त होता है, अतीत से प्राप्त होता है, पुराने जमाने से प्राप्त होता है, तो उसे हम अभिलेख की संज्ञा देते हैं। ऐसे अभिलेख पत्थर के स्तंभों पर देखे जाते हैं, मंदिर के दीवारों पर देखे जाते हैं। ऐसे अभिलेख लकड़ियों पर लिखे जा सकते हैं, ऐसे अभिलेख तांबे की पट्टियों पर लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे आलेख जो कि अतीत से हम तक किसी न किसी भौतिक रूप में हस्तांतरित हुए हैं, उन्हें हम अभिलेख या पुरालेख की संज्ञा देते हैं। अभिलेखों के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अंग्रेजी में एपिग्राफी कहा जाता है, EPIGRAPHY, या हिंदी में उसे हम पुरालेख शास्त्र भी कह सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सबसे पुराना जो अभिलेख है वो हड़प्पा काल से प्राप्त होता है। हड़प्पा के मोहरों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ संदेश लिखे गए थे, पर आज हम उन अभिलेखों को पढ़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी लिपि को डिसाइफर नहीं किया जा चुका है, उसे पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा कालीन होते हुए भी उसे हम उसका उपयोग लेखन की दृष्टि से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे पास जो डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस, जिसको कि हम पढ़ चुके हैं, ऐसे अभिलेख सबसे पहली बार अशोक के काल में प्राप्त होते हैं। अशोक के राज्यादेश, अशोकन एडिक्ट जिसे कहते हैं, EDICT, एडिक्ट, राजाज्ञा। अशोक की राजाज्ञाओं में हमें सबसे पहला उदाहरण मिलता है भारतीय अभिलेखों का। पर क्या उससे पहले भारत में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह पता नहीं चलता कि हड़प्पा काल से लेकर और अशोक के काल के बीच के लंबे अंतराल में हमें कोई और अभिलेख क्यों नहीं मिलता है, या लेखन के कुछ और प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है इतिहासकारों के सामने, जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। हाँ, वैदिक साहित्य में छंद, व्याकरण इत्यादि की तो चर्चा है, लेकिन लिपि की चर्चा न के बराबर है। लिपि की पहली चर्चा एक तरह से देखा जाए तो पाणिनि के ग्रंथ में मिलता है। अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का उल्लेख आया है। फिर बौद्ध साहित्य में, खासतौर से विनय पिटक में और फिर जातकों में लिखे हुए दस्तावेजों के कई उल्लेख मिलते हैं, लेकिन दस्तावेज स्वयं नहीं मिलते।
सबसे पहली बार ऐसे दस्तावेज हमें अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं, लेकिन अशोक के अभिलेख इतनी विकसित अवस्था में लिपियों को प्रदर्शित करते हैं जिससे यह मानना मुश्किल हो जाता है कि यह ठीक उसी समय उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर लगता है, अशोक के अभिलेखों को देखकर लगता है कि भारत में लेखन कला का विकास कम से कम कुछ शताब्दियों पहले तो जरूर हुआ होगा। हालांकि उसके कोई प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। वैसे हाल के दिनों में श्रीलंका के अनुराधापुरा नामक स्थान पर चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व या सामान्य संवत पूर्व से के काल का, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल का एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला है, पॉटशर्ड मिला है, जिस पर की ब्राह्मी लिपि में लेखन अंकित है, जिससे ऐसा लगता है कि अशोक के काल से पहले ब्राह्मी लिपि निश्चित रूप से प्रचलित थी। इसीलिए लेखन कला के विकास के मामले में ब्राह्मी पहली लिपि के रूप में सामने आती है। इस ब्राह्मी को भी अलग अलग राज्यवंशों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे अशोकन ब्राह्मी, कुषाण ब्राह्मी, गुप्त ब्राह्मी। ये कम से कम 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मी के चरण या स्वरूप दिखाई देते हैं। ब्राह्मी एक प्रकार से भारत की पहली लिपि बनी जिसे कि आज पढ़ा जा सका है। यह करीब करीब तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच ब्राह्मी लिपि का प्रसार और विकास होता रहा। यहां हम ये बताना चाहेंगे कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में अंग्रेज विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसे एक प्रकार से लोग भूल गए थे, जिसे फिर से खोज निकालने की जरूरत हुई। अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने आखिरकार इसे पढ़ने में सफलता पाई। उसने मौर्यन ब्राह्मी को श्रीलंका से प्राप्त कुछ ग्रंथों के आधार पर, जिसमें कि एक तरफ सिंहली भाषा में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, ऐसे बाइलिंगुअल टेक्स्ट को पढ़कर एक प्रकार से ब्राह्मी लिपि को फिर से जागृत किया। जेम्स प्रिंसेप को यह श्रेय भी जाता है कि उसने खरोष्ठी लिपि को भी डिसाइफर किया, उसे फिर से पढ़ने में सफलता हासिल की। इसलिए एक बार जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया, फिर उसके बाद अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जाने लगा बड़े पैमाने पर, और इससे भारतीय इतिहास लेखन में एक नए युग की शुरुआत हुई। छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते, या सामान्य संवत जिसे हम कहते हैं, अब छठी शताब्दी सामान्य संवत तक आते आते ब्राह्मी लिपि में एक बड़ा रूपांतरण शुरू हुआ और धीरे धीरे इसने एक दूसरी लिपि का रूप लिया जिसे सिद्ध मातृका कहते हैं। सिद्ध मातृका या कुटिला लिपि इसके बाद विकसित हुई और फिर सिद्ध मातृका से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जो कि आज भारत के कई भाषाओं की लिपि है। देवनागरी करीब करीब 1000 ईस्वी के आसपास या 1000 सामान्य संवत के आसपास आते आते स्थिर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय लिपियों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बांग्ला, असमी, उड़िया, मैथिली इत्यादि लिपियों के विकास के चिन्ह दिखाई देते हैं।
इसी काल में एक और लिपि विकसित हुई जिसका नाम शारदा लिपि है। यह कश्मीर में विकसित हुई और बहुत सारे आज ग्रंथ हमें शारदा लिपि में मिलते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में भी लिपियों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में सबसे पहले दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, या जिसे हम आज सेकेंड सेंचुरी बीसीई कहते हैं, यानी दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, करीब करीब इस समय में हमें तमिल ब्राह्मी के उपयोग के चिन्ह मिलते हैं। तमिल ब्राह्मी सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेकर फोर्थ सेंचुरी सीई यानी सामान्य संवत तक, ईस्वी तक, चौथी शताब्दी तक हमें इसके उपयोग दिखाई देते हैं, तमिल ब्राह्मी लिपि के। और फिर पूर्व मध्यकाल में कई नए तरह के लिपियों का विकास हुआ, जैसे ग्रंथ लिपि, बाद की जो मच्योर परिपक्व तमिल है, और वत्त लित्तु करके लिपि जिसका नाम है, उसका विकास हुआ। इसी काल में हमें दक्षिण भारत में कई प्रकार के अभिलेखों का विकास भी दिखाई देता है। इसीलिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय अभिलेखों में हर प्रकार के, कई प्रकार के लिपियों जिसका के ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके उपयोग के चिन्ह हमें मिलते हैं। अच्छा, इन लिपियों की भाषा क्या क्या है? यदि हम लिपियों की भाषा पर गौर करें तो जो प्राचीनतम उत्तर भारत के प्राचीनतम अभिलेख जो मिलते हैं, उसमें प्राकृत भाषा का उपयोग दिखाई देता है। अशोक के अभिलेख मूलतः ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच, यानी सामान्य संवत के बीच, पहली से चौथी सामान्य संवत के बीच हमें प्राकृत और संस्कृत के मिश्रित उपयोग के भी चिन्ह मिलते हैं। पहली शताब्दी के बाद से वैसे संस्कृत के, विशुद्ध संस्कृत के अभिलेखों का भी चलन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत का पहला संपूर्ण रूप से संस्कृत का अभिलेख जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ शिलालेख, जो कि राजा रुद्रदामन द्वारा लगवाया गया था, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। फर्स्ट सेंचुरी बीसीई या पहली शताब्दी सामान्य संवत पूर्व का यह जो अभिलेख है, जूनागढ़ शैल अभिलेख या शिला अभिलेख, जो प्योर संस्कृत में लिखा गया, विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। तीसरी शताब्दी तक आते आते संस्कृत अभिलेखों की सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। ज्यादातर अभिलेख संस्कृत में लिखे जाते हैं और उत्तर भारत में एक प्रकार से ज्ञान, विज्ञान और बौद्धिक संवाद की भाषा के रूप में संस्कृत स्थापित हो गई, तीसरी शताब्दी तक आते आते। इस काल में यदि हम दक्कन में देखें, जो मध्य भारत का इलाका है, दक्कन के इलाके में तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी तक मिश्रित प्रयोग दिखाई देता है। प्राकृत और संस्कृत के बाइलिंगुअल टेक्स्ट, द्विभाषी ग्रंथ या पाठ दिखाई देते हैं। और छठी शताब्दी तक आते आते, चौथी से छठी शताब्दी तक आते आते संस्कृत फिर सबसे प्रमुख भाषा के रूप में, वर्चस्वकारी भाषा के रूप में दिखाई देता है। संस्कृत एक प्रमुख भाषा बन जाती है और संस्कृत में ही अभिलेख लिखे जाने लगते हैं। इसी तरह यदि हम दक्षिण भारत को देखें तो दक्षिण भारत में द्वितीय ईस्वी शताब्दी ईस्वी पूर्व, सेकेंड सेंचुरी बीसीई में जब तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अभिलेख लिखे जाते थे, उस समय की जो भाषा है वो प्राचीन तमिल भाषा है, ओल्ड तमिल लैंग्वेज, यानी कि तमिल का जो वर्जन अब उपलब्ध है उससे पूर्व का, पूर्ववर्ती तमिल
भाषा उसमें दिखाई देती है। पर धीरे-धीरे 7वीं शताब्दी तक आते-आते तमिल दक्षिण भारतीय क्षेत्र में मुख्य सबसे विकसित परिपक्व भाषा के रूप में स्थान ले लेती है और अभिलेखों में सबसे ज्यादा इसी का चलन दिखाई देता है। पर 7वीं शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच तेलुगु, कन्नड़, इन दो भाषाओं का भी और विकास दिखाई देता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय अभिलेखों की लिपियां क्या हैं और भाषाएं क्या हैं। आइए अब हम चलते हैं कि अभिलेख होते हैं कितने प्रकार के, अभिलेखों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। अभिलेखों के वर्गीकरण की का एक तरीका उसके उपयोग के आधार पर किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि उसके जो दाता हैं, अभिलेखों के जो जो लिखने वाले हैं, उनके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। अभिलेखों का वर्गीकरण उनके उद्देश्य के आधार पर भी किया जा सकता है, किस उद्देश्य से वो लिखे गए थे। तो यदि हम लोग अभिलेखों को उनके खुदवाने वालों के जो उनके इश्यूअर हैं, उनको जारी करने वाले लोग हैं, उनके आधार पर यदि हम लोग उसको वर्गीकृत करें तो हम कह सकते हैं कि पहला तो सबसे पहले राजकीय अभिलेख होते हैं, जो आधिकारिक अभिलेख होते हैं। दूसरा ऐसा वर्ग है जिसको कि हम निजी अभिलेख कह सकते हैं। तीसरा जो राज्यादेश होते हैं, जिसमें कि राजा के आदेशों को दर्ज किया जाता है। चौथा जो है वो रॉयल लैंड ग्रांट्स हो सकते हैं, जिसमें कि राजा जो है वो भूमि अनुदान देता है। तो इस प्रकार ऑफिशियल, प्राइवेट, रॉयल एडिक्ट्स, रॉयल लैंड ग्रांट्स आदि कई प्रकार के अभिलेखों का वर्गीकरण देखा जा सकता है। यदि हम पर्पस के आधार पर देखें, उद्देश्यों के आधार पर देखें, तो हम कह सकते हैं कि दान अभिलेख सबसे प्रमुख अभिलेख की श्रेणी है। डोनेटिव जिसको कहते हैं, DONATIVE, डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस यानी कि दान अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो कि कई मंदिरों के दीवारों पर दिखाई देती हैं। कई जगह आपको रेलिंग्स पर दिखाई देगा, खासकर बौद्ध विहारों के रेलिंग पर जो किनारे जो लगाया गया है, रेलिंग पत्थरों की पट्टिका लगाई गई है, वेदिका लगाई गई है, उन वेदिकाओं पर वो दिखाई देते हैं। द्वार पर दिखाई देते हैं, गेटवे द्वारों पर दिखाई देते हैं। और कई जगह ऐसे डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जो दान अभिलेख हैं, वो भूमि अनुदान पत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी तरह दूसरा इसका कैटेगरी हो सकता है कोमोमरेटिव। कोमेमोरेटिव, COMMEMORATIVE, कोमेमोरेटिव यानी संस्मरणात्मक अभिलेख। जब राजा किसी खास जगह यात्रा करते थे या कहीं किसी युद्ध में विजय प्राप्त करते थे या कहीं किसी युद्ध में कोई वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उसकी स्मृति में, इन घटनाओं की स्मृति में जो प्रस्तर, पट्टिकाएं, स्तंभ लगाए जाते थे, वो इस श्रेणी में आते हैं, जिनको कि हम कॉमेमोरेटिव कह सकते हैं, कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं, संस्मरणात्मक अभिलेख कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा की थी, जो कि भगवान बुद्ध का जन्मस्थल माना जाता है, तो वहां उसने एक स्तंभ लगवाया जिस पर कि यह आदेश दिया गया कि इस गांव के लोगों से कर न लिया जाए, और यह बात कही गई कि अशोक ने अपने शासन के इस वर्ष में यहाँ पर यात्रा की थी और अपना ट्रिब्यूट पे किया था, आदर अर्पित किया था। इसी तरह से मेमोरियल स्टोन्स होते हैं, इनको मेनहिर कहते हैं। दक्षिण भारत में कई जगह आपको हीरो स्टोन्स मिलते हैं, जिस पर कि युद्ध के दौरान मरे हुए
वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की के बारे में उल्लेख किया गया है। यह भी एक तरह का कोमोमरेटिव इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शंस की इस कैटेगरी में, इस वर्गीकरण में प्रशस्ति भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है। प्रशस्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि उड़ीसा के राजा कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था। हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन है जो गुफा के दीवारों पर लिखा गया है और उसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार जो राजकीय अभिलेख हैं और जो दान से संबंधित अभिलेख हैं, वो कुल अभिलेखों के एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका है, तो एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो। लेकिन इसके अलावा कई प्रकार के विविध अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, जो कि छोटे छोटे होते हैं या जिनकी संख्या कम है, लेकिन उनका भी अपना महत्व है। उदाहरण के लिए कई जगह कोई लेबल दिख जाएगा आपको, या कोई ग्राफिटी लिखी हुई मिल जाएगी जिसको कि उकेर करके मंदिर के दीवारों पर, मस्जिद के दीवारों पर, या किसी जगह किले के किनारे या रास्ते के किनारे, किसी भी जगह इस तरह से यात्री जो उधर से गुजरते थे उन्होंने कुछ उस पर लिख दिया और वो सुरक्षित रह गया। उस तरह की कई यात्रियों द्वारा मंदिरों और मस्जिदों के दीवार पर छोड़े गए जो अभिलेख हैं, वो भारतीय इतिहास से मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी कई बार ऐसे छोटे अभिलेख मिल जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, लेकिन मध्य युग से ऐसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। इसी तरह कहीं मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, धार्मिक मंत्र, या किसी मुहर पर कोई कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई सूचना लिखी हुई मिल जाएगी। इसी तरह एक कैटेगरी है फुटप्रिंट इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, पाद चिन्ह अभिलेख। भारत के कई भागों में पत्थर पर पांव के निशान रखे मिलते हैं और उनके ऊपर कोई अभिलेख होता है। दरअसल यह प्रथा बौद्ध धर्म में शुरू हुई थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने को मना किया था। तो शुरुआत सबसे पहले उनके पदचिन्ह बनाने से हुई और उस पदचिन्ह को ये लोग पूजा करना शुरू किया और धीरे धीरे पहली शताब्दी के बाद धीरे धीरे ये पदचिन्ह की जगह मूर्तियां लेने लगे। तो फुटप्रिंट इंस्क्रिप्शन फिर धीरे धीरे और जगह भी और रूपों में फैल गया और ये पत्थर पर बनाए जाते थे। हालांकि देखने से कई बार ऐसा लगता है कि, और ये दावा किया जाता है कि ये किसी पुराने मनुष्य का पांव का छाप है, लेकिन कई बार ऐसा है कि ये जो फुटप्रिंट है वो बनाए जाते थे और उनको उनकी पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काफी विविधता है इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों की शैली में और श्रेणी में। कई प्रकार की विविध तत्व पाए जाते हैं। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करें एक खास तरह के अभिलेख की, जो कि अभिलेखों के मामले में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। और इसी प्रकार के अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के कई तत्वों का पता चला है, और वो है लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस। दरअसल हम यदि भारतीय कालक्रम को देखें तो अशोक के अभिलेखों के बाद अशोक के जो राज्यादेश हैं, जिनकी कि हम आगे कभी चर्चा भी करेंगे, या हम संक्षेप में यदि कहें तो दो चार बातें जरूर यहां पर दर्ज की जानी चाहिए कि अशोक के जो अभिलेख थे वो ज्यादातर व्यापार मार्गों या संचार मार्गों के किनारे किनारे लगाए गए थे, सड़कों के किनारे लगाए गए थे। ये स्तंभों पर लिखे गए थे या फिर शिलाओं पर लिखे गए थे, और इनका मुख्य मकसद एक प्रकार से अशोक के धम्म संबंधी संदेश को आम जनता के बीच में पहुंचाना था। अशोक के अभिलेखों की भाषा खरोष्ठी, आरामाइक और ग्रीक लिपियों में भी मिलती है। कई जगह हमें
ये इसमें निश्चित रूप से ब्राह्मी तो है ही, पर ब्राह्मी के अतिरिक्त खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों में भारत के सुदूरवर्ती इलाकों में, जो कि बॉर्डर एरिया हो सकते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम का इलाका, अफगानिस्तान की सीमाओं पर, वहां पर हमें खरोष्ठी और अरामाइक और ग्रीक लिपि में अभिलेख दिखाई देते हैं। वैसे ज्यादातर भारत के हिस्सों में ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ये ज्यादातर चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर से बने थे और इन पत्थरों को तराश कर अद्भुत किस्म का चमकीला स्तंभ बनाया गया था। बल्कि अशोक के स्तंभों पर जो पॉलिश मौजूद है उसका अभी भी बहुत ज्ञान नहीं है हमें कि वो पॉलिश किस प्रकार किया जाता था प्राचीन संदर्भ में। आज उससे बेहतर पॉलिश किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस युग में पॉलिश करने की तकनीक क्या थी भारत में, इसके बारे में अभी भी बहुत सारी जानकारी मिलनी बाकी है। पर इन चमकीले पत्थर के स्तंभों पर अशोक ने अपने राज्यादेशों को, धम्म संबंधी आदेशों को लिखा। और जैसा कि अभी हमने लुम्बिनी की चर्चा की थी, लुम्बिनी में जब अशोक ने अपनी यात्रा की थी तो वहां कर को घटाकर 1/8 करने की सूचना दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना मान देने के बाद भी अशोक ने पूरी तरह से लुम्बिनी को कर मुक्त नहीं किया। शायद इसका मतलब यह होता कि यदि आप कर नहीं लेते हैं तो वो आपका शासन क्षेत्र ही नहीं होगा, इसीलिए कर लेना आवश्यक था और उसको घटा करके 1/8 अष्टम भाग भी कर लिया गया, लेकिन लिया जरूर गया। इसी तरह धम्म महामात्यों के बारे में बहुत सारी चर्चा आती है इन अभिलेखों में। कई प्रकार के अधिकारियों के बारे में हमें चर्चा मिलती है, रज्जुकों के बारे में चर्चा मिलती है। और जब हम मौर्यन काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, मौर्य काल के बारे में, तो अशोक के अभिलेखों में लिखे गए तत्वों की चर्चा फिर से आएगी। वहां हम विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे, हम इसको देखेंगे कि क्या अशोक के अभिलेखों में किस किस्म की सामग्री हमें दिखाई देती है। अशोक के बाद वाले काल में, पोस्ट अशोकन पीरियड जिसे कहते हैं, उत्तर अशोक काल, उसमें भूमि अनुदान, प्रशस्ति और निजी अभिलेख तीनों ही मिलते हैं। प्रशस्ति के रूप में समुद्रगुप्त की के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि इलाहाबाद में अशोक के अभिलेख के ऊपर ही लिखा गया है। अशोक के अभिलेख के स्तंभ के एक हिस्से में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसे कि इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जानते हैं और या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति अभिलेख है। इसी तरह से विजय सेन, जो कि बंगाल के राजा थे, बहुत सेन वंश के महत्वपूर्ण राजा थे, उनका एक देवपाड़ा स्टोन इंस्क्रिप्शन है, DEOPARA, देवपाड़ा स्टोन इंस्क्रिप्शन, देवपाड़ा शिलालेख सबसे एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो कि प्रशस्तियों की श्रेणी में आता है। लैंड ग्रांट्स के बारे में देखें तो एक इसका सबसे सुंदर नमूना जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य राजा था, उसका ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल अभिलेख, AIHOLE, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण एक भूमि अनुदान अभिलेख माना जाता है। कई प्रकार के व्यापारिक और निजी लोगों ने भी अपने हिसाब से अनुदान दिए थे, वो भी मिलते हैं। खास तौर से उत्तर मौर्य काल में मथुरा से हमें आटा पीसने वाले
तेल निकालने वाले, वस्त्र बुनने वाले, इस प्रकार के श्रेणियों के संदर्भ में निजी अभिलेख मिलते थे, जिसमें कि लोग अपनी निधि को जमा कराते थे और उस निधि के ब्याज से पास के किसी मंदिर को या किसी बौद्ध विहार को एक खास मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करनी होती थी। उदाहरण के लिए आटा पीसने वाले एक श्रेणी के पास कुछ खास रकम रख दी गई कि इसके ब्याज से जितना आटा निकलता है उसे उससे रोज इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए या भिक्षुओं को भोजन कराया जाए, या तेल निकालने वालों के पास, तेल पेरने वाले श्रेणियों के पास एक निधि जमा करा दिए, एक खास अमाउंट जमा करा दिया कि इसके ब्याज से जितनी आय होगी उतने के बराबर का तेल मंदिर को दिया जाए और मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहेगी। तो इस प्रकार से उत्तर मौर्य काल में प्रशस्ति, भूमि अनुदान और निजी अभिलेख, ये तीन प्रमुख प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। लेकिन इन अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो है, वो जो श्रेणी है वो है भूमि अनुदान अभिलेखों का। भूमि अनुदान अभिलेख कई प्रकार की सूचनाएं देते हैं। इनका यदि आप ढांचा देखें तो इनमें कई चीजों की चर्चाएं की गई हैं। जैसे सबसे पहले दाता की चर्चा की जाती है, डोनर। इस अभिलेख का डोनर कौन है, किसने दान दिया है या किसने ये लिखवाया है, और उसमें उसकी वंशावली, उसका परिचय, उसका शासन जो है, उस शासन का क्षेत्र इत्यादि चीजें दी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें डोनर और उससे यह पता चलता है कि इस इलाके में किसका शासन था उस काल में, कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी था, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। दूसरे हिस्से में उसके बाद जिसे दान दिया गया है उसकी चर्चा की जाती है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं डोनी, DONEE, डोनी या ग्रहिता। दाता और ग्रहिता, जिसने दान लिया है, उसकी भी चर्चा की जाती है। और कई बार बताया जाता है कि कौन सा महान वेद पाठी परिवार या कौन सा महान ऐसा व्यक्ति था जिसकी की सम्मान में इस भूमि अनुदान को दिया गया है। कई बार विद्यालय स्थापित करने के लिए या मंदिरों की देखभाल करने के लिए भी अब दान दिए गए हैं, या बौद्ध विहारों को दान दिया गया है। तो ग्रहिता कौन है, इससे यह पता चलता है कि उन दिनों दान देने के लिए किसको सबसे उचित पात्र माना जाता था। इससे सामाजिक ताने बाने की जानकारी मिलती है और कई बार उससे हमें माइग्रेशन हिस्ट्री का भी पता चलता है। कई बार जब ब्राह्मणों को दान दिया गया है, मान लीजिए दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है और उसमें ये लिखा गया है, या मध्य भारत में ब्राह्मणों को दान दिया गया है और लिखा गया है कि अमुक ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण थे, जो गौड़ से आए थे और महान व्याकरणाचार्य हैं, उनके लिए यह अनुदान दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि किसी न किसी रूप में गौड़ और उस क्षेत्र के बीच में ब्राह्मणों का माइग्रेशन या देशांतरण हो रहा था। डोनर और डोनी के बाद तीसरा हिस्सा होता है जिसमें कि ऑफिसर्स के बारे में चर्चा होती है। अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं। कई बार अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि इस अभिलेख को लागू करवाएं, और इनसे हमें पता चलता है कि अधिकारियों के पदनाम क्या होते थे, उनका डेजिग्नेशन क्या होता था, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होता था। कई बार अधिकारी ही राजा के आदेश से इन्हें जारी करते थे और उसका हस्ताक्षर या मुहर नीचे लगा होता था, अभिलेख के नीचे। तो इससे अधिकारियों के शासन क्षेत्र
और उसका शासन का चरित्र, उसके अधिकार क्षेत्र का चरित्र, यह पता चलता है कि उसके जिम्मे किस किस्म की जिम्मेदारी थी। और प्रशासनिक इतिहास को लिखने में इससे बहुत मदद मिलती है। हम यह कह सकते हैं कि अधिकारियों का राजा के साथ कैसा संबंध था, उसे कितनी स्वायत्तता मिली हुई थी, या वह कितना निर्भर था। फिर चौथे हिस्से में हम फिस्कल ड्यूज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वहां किस किस्म के कर लिए जाते थे, या किस किस्म के करों को लेने की वसूलने की इजाजत ग्रहिता को दी जा रही है। कि ग्रहिता जो अब नया मालिक है, डोनी जो अब नया मालिक है, वो किस किस्म के कर वसूल सकता है और किस किस्म के कर नहीं वसूल सकता है। ड्यूज क्या है, उसके उसे क्या बकाया है उसके पास, कितनी रकम ले सकता है और किस किस्म से काम ले सकता है। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि अ, पूरे कृषक समाज को और शिल्प बनाने वाले लोगों को भूमि के साथ ही डोनेट कर दिया जाता था, दान दे दिया जाता था। यानी न केवल भूमि, बल्कि भूमि जोतने वाले जो रैयत होते थे, वह भी दान के हिस्सा होते थे। और इसका मतलब है कि उन्हें उनसे बेगार लेने का, उनसे काम करवाने का अधिकार भी प्राप्त होता था। और यह अपने आप में आर्थिक इतिहास को लिखने का एक बहुत बड़ा साधन बना। और प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के आर्थिक तत्वों को हम अभिलेखों के अध्ययन के माध्यम से पुनर्सृजित कर सकते हैं, उन्हें रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज मिलती है इसमें, वो है दान दिए गए भूमि का विवरण। जब भूमि अनुदान लिख दिया जाता है तो उसके साथ साथ यह भी लिखा जाता है कि इनको इतनी जमीन, इतनी मात्रा में जमीन, जिसकी चौहद्दी यह है, इसके पूरब में है, इसके पश्चिम में ये है, इसके उत्तर में ये है, इसके दक्षिण में ये है, ये परिभाषित करके। और उस जमीन को जब दिया जाता है, या जब किसी गांव का दान दिया जाता है, ग्राम दान भी होता था, तो जब ग्राम दान दिया जाता था तो अगल बगल के चारों गांव का, पांचों गांव का, जितने गांव अगल बगल में हैं चारों तरफ, उनका उल्लेख किया जाता है। या पर्वत, नदी, झील, कोई भी चीज हो, उसका उल्लेख किया जाता है कि ये बाउंड्री बनाने के लिए। तो इससे हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है और सेटलमेंट पैटर्न के बारे में पता चलता है कि बस्तियों का स्वरूप क्या था, ग्राम का स्वरूप क्या था। यह एक खास एक इंसाइट देता है, अंतर्दृष्टि देता है। और इसीलिए अभिलेखों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें उन अवसरों की चर्चा की जाती है जिन अवसर पर इसको दिया गया है दान। जैसे कई बार आप देखेंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर राजा दान दे रहा है, या कई बार युद्ध में विजय के बाद विजय स्कंधावर से दान दे रहा है, यानी विजय के अवसर पर दान दे रहा है, या किसी पर्व त्योहार के अवसर पर दान दे रहा है, या श्राद्ध के अवसर पर दान दे रहा है। तो उन अवसरों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। और उससे हमें पर्व त्योहारों की सूची मिलती है, उस समय के सांस्कृतिक गतिविधियों का पता चलता है कि किस त्योहार को कितना महत्व दिया जाता था। कम से कम राजकीय परिवार द्वारा किस त्योहार को, किस अवसर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी प्रकार हमें उद्देश्यों का भी पता चलता है, पर्पस का भी पता चलता है। जैसे कभी ऐसा हम देखते हैं कि किसी ब्राह्मण की आजीविका के लिए दान दिया जा रहा है, कई बार हमें किसी बौद्ध विहार के लिए दान देता हुआ दिखाई देता है, कई जगह हमें मंदिरों के जो परिचालन के लिए दान देने का लक्षण मिलता है। तो किस उद्देश्य से दान दिया गया है, ऐसा भी भूमि अनुदान मिलता है, जिसमें कि पहले अधिकारियों को दान दिया जाता था, या कम से कम इसकी चर्चा की गई है कि राजकीय सेवाओं के बदले अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था। और इस तरह से भूमि अनुदान के पर्पस या उद्देश्य की व्याख्या से हमें सामंतवाद के बदलते हुए स्वरूप का भी पता चलता है।
प्रशासनिक पकड़ किस प्रकार बनाई जा रही थी उन दिनों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, उसका भी पता चलता है। पर इन अनुदान पत्रों से या अभिलेखों से जितनी जानकारियां मिलती हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, कई बार ये जानकारी या पूरे के पूरे अभिलेख फर्जी हो सकते हैं, और इसीलिए जो पुरालेख शास्त्री होते हैं, एपिग्राफिस्ट होते हैं, उनका पहला काम ये होता है कि यदि कोई ताम्रपत्र या भोजपत्र मिला, कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, तो उसको सबसे पहले जांचते हैं कि ये असली है या नकली है। कर्नाटक के एक इलाके से बड़ी संख्या में फर्जी, नकली अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि परवर्ती काल के ब्राह्मणों ने यह दावा किया कि उनके पुरखों को ये गांव अनुदान में मिली हुई थी, और वो उसको क्या करते हैं, उसको एक ताम्र पत्र पर लिखवाकर और उसको जमीन में गाड़ दिया। जब वो पुराना हो गया तो अचानक बोला कि खुदाई में मिली है और ये गांव खाली कीजिए, ये गांव तो मेरा है। बाद में हो सकता है उनका नियंत्रण हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ लिया। उसका तरीका ये होता है कि हर युग में लिखने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। उसको पेलिएंटोलॉजी बोलते हैं। और उसके लिपि के लेखन की स्टाइल जो होता है, शैली जो होती है, जो लूप बनाने का, अ लिखने का, आ लिखने का जो तरीका होता है, वह एक युग में खास किस्म का होता है। तो यदि कोई 15वीं शताब्दी वाली लिपि में लिखकर यह दावा कर रहा है कि उसे यह अभिलेख 8वीं शताब्दी में यह दान दिया गया था, तो इसे साफ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। तो ऐसे भी अभिलेख मिलते हैं। पर इसके अतिरिक्त इसमें एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अभिलेखों में दर्ज सूचनाएं आमतौर पर परिवर्तित नहीं होती हैं, या यदि वो गलनशील पदार्थ पर नहीं लिखे गए हैं तो दीर्घ काल तक मौजूद रहते हैं। और इसीलिए अभिलेख एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहासकारों के बहुत बड़े मित्र हैं। अभिलेखों से जितनी सूचनाएं भारतीय इतिहास लेखन के लिए निकाली गई हैं, वो अद्वितीय है। और खासकर दिनेश चंद्र सरकार जैसे जो महान एपिग्राफिस्ट हुए हैं, उनके उन्होंने बड़ा ही इस पर रोचक काम किया है, और इंडियन एपिग्राफी उनकी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आपकी यदि रुचि अभिलेख शास्त्र में जगे तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। पुरानी किताब है, लेकिन अभी भी पुरातत्व पुरालेख शास्त्र को, एपिग्राफी को समझने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है डीसी सरकार, इंडियन एपिग्राफी। आप यदि नेट पर सर्च करेंगे तो इस किताब का हो सकता है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल भी जाए, पुस्तक पूरी मिल जाए। तो आप खोज करके देखिएगा। पुरानी पुस्तक है, इसलिए इसकी पीडीएफ फॉर्मेट मिलने की संभावना काफी है। तो इस प्रकार यदि हम इसको पूरा सम अप करें, इसको एक संक्षेप में फिर से दोहराएं, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए पुरालेख शास्त्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें इसके माध्यम से हमें अब अभिलेखों के माध्यम से आर्थिक इतिहास, प्रशासनिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास के कई बिंदुओं को प्रकाशित करने का, आलोकित करने का, रेखांकित करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसीलिए अभिलेखों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि यह बहुत ही दुखद है कि बहुत कम विद्यार्थी अब शोध में, और खास तौर से इस किस्म के पुराने चीजों के शोध में बहुत कम रुचि रखते हैं, जिसके कारण कि हजारों की संख्या में अभिलेख हमारे म्यूजियम्स में, अभिलेखागारों में पड़े हुए हैं, और उन्हें कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने एपिग्राफी पर रिसर्च करने वालों के लिए कुछ खास स्कॉलरशिप, फेलोशिप भी, अनुदान भी दे रखा है, उसकी घोषणा कर रखी है। पर यह दुखद है कि उसे लेने के लिए भी बहुत लोग नहीं आते हैं।
या उस स्तर के नहीं हैं। आपका आपकी यदि रुचि अभिलेखों के अध्ययन में जगे तो आप इस क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ें। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि बहुत ही विस्तृत शोध कार्य किया जा सकता है और उसकी मांग अभी भी बनी हुई है। धन्यवाद।